हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए मैं गुप्त काल से टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस गुप्त काल से, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछते रहते हैं, गुप्त वंश, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है, बहुत सी क्वेश्चन बनते हैं इस एग्ज़ाम में। समझ लीजिए इससे तो 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में आपका। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ गुप्त काल से जो एक टॉपिक है उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों के लिए 20 एकदम बेस्ट क्वेश्चन मैं छाट कर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो हमेशा मतलब पूछे जाते हैं, आगामी एग्ज़ाम में आते हैं, वो सब क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग निश्चिंत होकर एकदम देखिए वीडियो को, ठीक है। और वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके और वो भी गुप्त काल के बारे में या गुप्त वंश के बारे में पढ़ सके। ये प्राचीन इतिहास है, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं लेकर आऊँगा। ये 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक के बारे में जितना है वो मैं लेकर आया हूँ इस क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आप लोग शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए निश्चिंत है कि बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग गुप्त काल। जो 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग एकदम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा देखिए, ठीक है। और भी लोगों को शेयर करिए और भी हेल्प मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये देखिए गुप्ता एम्पायर, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, सॉरी। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो गुप्त वंश को जो स्थापना है, जो संस्थापक है, ये कौन है? 4 ऑप्शन है, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, गुप्त वंश, श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त इसका संस्थापक है गुप्त वंश के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? 4 ऑप्शन है, मौर्यों के, कुशाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। गुप्त किसके सामंत थे ये पूछा गया है। चलिए बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही आंसर। चलिए आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुशाणों के, ठीक है। गुप्त किसके साथ सामंत थे? कुशाणों के सामंत थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? 4 ऑप्शन है, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा कि सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी गुप्त वंश के किस शासक ने? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने, गुप्त वंश के शासक ने, ये है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन लग रहा है, सॉरी इधर आ गया है, आंसर इसका इधर आ गया है, कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है, गुप्त शासक के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक खगोली वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? 4 ऑप्शन है, भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वारमिहिर, ठीक है। खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था गुप्त शासन का। आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चौथा है, तो इसका सही आंसर आप लोग के सामने है, सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट आपको सभी को पता है, गणितज्ञ है, ठीक है, और खगोल विज्ञान भी है कि ज्ञाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। बताइए, 5वां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। 4 ऑप्शन है, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, संस्कृत। बताइए 5वां का सही आंसर क्या होगा, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत, ठीक है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन हमारा, इतिहासकार P.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। इतिहासकार P.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। 4 ऑप्शन है, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को और समुद्रगुप्त को। ये चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा बताइए, 6ठे का आंसर। चलिए आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त, ठीक है। इतिहासकार P.A. स्मिथ ने प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। P.A. स्मिथ ने, है ना, किसकी विजयों से प्रभावित होकर, तो ये समुद्रगुप्त के विजय से प्रभावित होकर इसे भारत का नेपोलियन कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। 4 ऑप्शन है, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा इसका आंसर। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर स्कंदगुप्त हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। 4 ऑप्शन है, कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि कर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कला एवं स्थापत्य, ठीक है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम जुड़ने की कोशिश करें प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि देखिए लाइक से ही हमें आपके अप्रिसिएट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो ला सकें आप लोगों के लिए, और भी अच्छा कर सकें, ठीक है। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक करने में आप लोगों को मेहनत नहीं लगता है, बस एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारी निम्नलिखित किसके पतन से संचालित होता था, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ताम्रलिप्त, भड़ोच, कल्याण, काम्ब्रे। बताइए इन चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति, ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारी निम्नलिखित किस एक के पतन से संचालित होते थे, ताम्रलिप्ति के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। 4 ऑप्शन है, रूपक, कारसपड़, दानार, पड़। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रूपक, ठीक है, ए इसका सही आंसर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहलाते हैं, रूपक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन हमारा,
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? 4 ऑप्शन है, धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा। बताइए इन सभी में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारा, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? 4 ऑप्शन है, ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुंभार संभवम। बताइए कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये है कालिदास की ऐसी कृति जो 100 प्रसिद्ध साहित्यों में गिनी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन हमारा, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को है? 4 ऑप्शन है, कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग, वर्धन युग। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, बताइए दशमलव प्रणाली का आविष्कारक श्रेय किस युग को कहा जाता है? चारों ऑप्शनों में से तो सही आंसर हो जाएगा बी, गुप्त युग। ठीक है, गुप्त युग है दशमलव प्रणाली का आविष्कारक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन हमारा, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहान, ठीक है, ये चीन का एक शासन था। चीनी था ये फहान। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी को पता ही होगा फहान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चलिए सही आंसर इसका देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहान भारत आया था। ठीक है, ये चीनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त काल, तो जाहिर सी बात है गुप्त काल ही होगा। तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल को ही संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन एज। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, फहान कहाँ का निवासी था? देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया फहान के बारे में, तो फहान चीनी था। ठीक है, वो चीन का निवासी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, सी उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फहान अभी मैंने आप लोग को बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? 4 ऑप्शन है, शक, कौड़, वाकाटक, सातवाहन। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाए वाकाटक। ठीक है, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वो था वाकाटक शासक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां है हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? 4 ऑप्शन है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां हमारा क्वेश्चन है,
स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रोपम कहा गया? 4 ऑप्शन है। कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रस्ति, मंदसौर लेख। बताइए इन सभी का सही आंसर क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख में संक्रोपम कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। चलिए देखिए 20वां क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? 4 ऑप्शन है। मौर्य कला में, गुप्त कला में, कुषाण कला में, सैंधव कला में। बताइए मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुप्त कला में। तो ये रहे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो गुप्त वंश से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने में इस वीडियो को शेयर करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, जिससे और भी लोगों को वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।